Hello students, good morning. So now we are going to start our new chapter, that is judiciary. It means न्यायपालिका. न्यायपालिका इससे पहले चैप्टर में it means previous chapters we discussed about legislature, executive system in India. Now in this chapter we will discuss about judiciary. Judiciary क्या है, यानी कि जिसको आप बोलेंगे कि न्यायपालिका. न्यायपालिका क्या है, इसका काम क्या है, इंडिया के अंदर न्यायपालिका की क्या इंपॉर्टेंस है, हम इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, मीनिंग ऑफ जुडिशियरी, द रोल ऑफ इंडियन जुडिशियरी इन प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स एंड द रोल ऑफ द जुडिशियरी इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जुडिशियरी एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ये सारी की सारी चीज़ें जो हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं. नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें इसमें, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा फेडरलिज्म है. उससे पहले हमें जुडिशियरी सिस्टम को जानना होगा. देन लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू मीनिंग ऑफ जुडिशियरी. जुडिशियरी क्या है, तो सीधी सी बात है, न्यायपालिका क्या है. न्यायपालिका में आप कह सकते हो कि जो हमें कानूनों के बारे में विस्तृत व्याख्या करके बताए उसको हम न्यायपालिका बोल सकते हैं. ठीक है. इंटरप्रेट दी a system, a body that interpret the laws and regulations in our country, and you can also say that it also tell us about the different functions of different organizations. It solve the all disputes between government and government, different types of governments such as state government, central government. तो ये सब क्या है, न्यायपालिका है. मेन तौर पर बिल्कुल साधारण अर्थों में आप इसको ये भी बोल सकते हो कि जो पूरी तरह से इसका काम ही है भी न्याय करना. ठीक है, तो न्याय किन किन मसलों के ऊपर ये न्याय करेगी, आखिर कौन कौन से इसके ऐसे फंक्शंस होंगे, तो ये हम इस चैप्टर में जानेंगे. सबसे पहले कि हमें इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की जरूरत क्यों होती है. बिल्कुल जरूरत है. अगर मान लीजिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी नहीं होगी, तो अगर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी नहीं होगी तो आपका लेजिस्लेचर, आपकी एग्जीक्यूटिव जो है इसके कार्यों में इंटरफेयर करेंगे, जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी. फिर तो जो काम आपके लेजिस्लेचर को करने, एग्जीक्यूटिव को करने, वही करते रहेंगी. तो हम सबसे पहले यही जानेंगे कि इंडिपेंडेंस मीन्स, इंडिपेंडेंस जुडिशियरी मीन्स क्या. इट मीन्स क्या है, किसको कहेंगे हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, कि किसको कहेंगे, तब कहेंगे हम जुडिशरी को इंडिपेंडेंट जब अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये पूरी तरह से इसके कार्यों से बाहर रहे. साथ ही साथ जब और भी कोई गवर्नमेंट का कोई ऑर्गन है वो किसी भी प्रकार से जुडिशरी के मामलों में इंटरफेयर ना करे. जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस विदाउट फियर और फेवर. साथ ही साथ इसके जो जजेस हैं वो इंडिपेंडेंटली और विदाउट फेयर जो वो अपना काम है कर सकें. तो हम इसको कहेंगे कि वाकई ही जो हम ऐसे में कह सकते कि हाँ जुडिशरी जो वो इंडिपेंडेंट है. तो ऐसे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हो वो ये निश्चित करता है कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस जो वो जुडिशरी की वो बरकरार रहे. जो लेजिस्लेचर है वो इन्वॉल्व नहीं है इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. प्रोसेस में नहीं है इन्वॉल्वमेंट, किसके, जजेस के अपॉइंटमेंट में. सो इट वाज बिलीव्ड दैट पार्टी पॉलिटिक्स वुड नॉट प्ले रोल इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट्स. तो अब क्यों नहीं है, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर गवर्नमेंट जो भी बनती है आती है, जजेस की अपॉइंटमेंट में इनका कोई रोल नहीं होता. जब इनका रोल नहीं होगा जजेस के अपॉइंटमेंट के अंदर, तो सीधी सी बात है वो किसी भी प्रकार से जजेस को भी अपने फेवर में डिसीजन लेने के लिए नहीं बोल सकते. सो जजेस हैव ए फिक्स्ड टेन्योर. सेकंड जो बात है उसकी इंडिपेंडेंस किस बात पे रहेगी, टेन्योर, यानी कि जजेस का जो टेन्योर है, टाइम जो है, समय अवधि जो है वो फिक्स होती है. उससे पहले उसकी एज, रिटायरमेंट से पहले उसको रिटायर नहीं किया जा सकता. और वो कितनी होगी, 65 ईयर्स, या फिर उसको काम करते हुए 6 साल हो गए हों एज ए जज के रूप में, उससे पहले वो रिटायर नहीं हो सकता. हाँ, अगर मान लीजिए उसने किसी भी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके प्रोसेस को किसी भी प्रकार से जो वो नुकसान
पहुंचाने की कोशिश की है, तो उससे पहले उसको इम्पीचमेंट के महाभियोग चला के जो उसको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है और आज तक हमारे यहाँ ऐसा हुआ नहीं है। एक दो जजेस के ऊपर केसेस चले हैं लेकिन उनको हटाया नहीं गया था। सो जुडिशरी इज नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन ईदर द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो हम सीधी सी बात है, जो जजेस को जो सैलरी और मिलती है वो किसी भी प्रकार से उसमें एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द सैलरी एंड अलाउंसेज क्या होते हैं भी, भत्ते होते हैं, ठीक है। जैसे कि उनको फैसिलिटी दे दी, रेजिडेंस की फैसिलिटी दे दी, व्हीकल्स की फैसिलिटीज दे दी, और जो है आपका घूमने फिरने के लिए जो भी अलाउंसेज होते हैं वो उनको प्रोवाइड करा दिए गवर्नमेंटल। तो ये सब क्या है, उनको सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा मिल रहा है चार्जेस अलाउंसेस उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से उसमें भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। तो सीधी सी बात है, वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट के अंडर में रह के काम नहीं करेंगे। तो जुडिशरी हैज द पावर टू पेनलाइज दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जुडिशरी के पास ये पावर होती हैं, जो भी दोषी हैं कोर्ट को जिनके द्वारा दोषी करार दिया गया है उनको सजा देना। दिस अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट इज सीन एज द इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू द जजेस फ्रॉम अनफेयर क्रिटिसिज्म। पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द जजेस एक्सेप्ट व्हेन द proceeding to remove a judge is being carried out. This gives the judiciary independence to adjudicate without fear of being criticized. तो इस प्रकार से जुडिशरी जो है वो इसको चेक करती है, यानी जुडिशरी का काम है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली रहेगी, किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी पार्ट के द्वारा नहीं होगा। दूसरा जो है उसकी इंडिपेंडेंस किस बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसा रहेगा। यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है आपको कि आपको एक डिबेट करना है क्लास के अंदर। फॉलोइंग टॉपिक्स हैं उनके अंदर, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कर सकते हैं, आप जो है वो प्रेसिडेंट्स के ऊपर कर सकते हैं, अदर कोर्ट्स के ओपिनियन क्या होंगे, पब्लिक ओपिनियन क्या है, मीडिया क्या है, ट्रेडिशन ऑफ लॉज क्या है, लॉज क्या है, इन सारे के सारे के ऊपर जो है आपको एक एक्टिविटी है जिनके अंदर आप सोच सकते हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स जो है आप उनके ऊपर काम करेंगे कि जजेस जो है वो इन गिविंग देयर रूलिंग अपने जो है वो काम करते हुए किस प्रकार से वो जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। डू यू थिंक दीज आर जस्टिफाइड, क्या ये पूरी तरह से जो वो न्याय के ऊपर आधारित होते हैं। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़, लेकिन ये ग्रुप में इसके ऊपर डिबेट किया जा सकता है। अभी हम जस्ट इसकी जो चैप्टर है उसकी डिस्कशन ही देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में हम देखेंगे कि जजेस हैज़ नेवर बीन फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, कि उनको कभी भी हम देखेंगे तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का सामना उनको करना ही पड़ता है। पॉलिटिकल जो प्रोसेस होता है ये इसमें होता क्या है, इट मेक्स ए डिफरेंस हु सर्व्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजेस लगे हुए हैं तो उसमें a difference in how the constitution is interpreted। तो उसमें ये अंतर है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी रूल्स रेगुलेशन को लेकर क्या इंटरप्रेट करता है, क्या एक्सप्लेनेशन देता है रूल्स को लेकर। The political philosophy of the judges, their views about active and assertive judiciary or controlled and committed judiciary have an impact on the fate of the legislations enacted. Council of Ministers, Governor and Chief Minister, Chief Justice of India all influence the process of judicial appointment। यानी कि ये जितने भी नाम यहाँ पर आए हैं, जब ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट होती है तो उन सब में इनका एक रोल होता है। अब जैसे कि हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर हम अभी बात करें तो अभी कौन है, मिस्टर सुनील अरोड़ा जी हैं। अब ये जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है CJI is concerned. Over the years, a convention had developed whereby the senior most judges of the Supreme Court was appointed as the Chief Justice of India। कि अगर हम देखें तो जो CJI है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, इसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो अपॉइंटमेंट होता है सीनियरिटी के बेस पर, यानी कि जो जज जो है वो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा उसको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन इसमें भी एक कंट्रोवर्सी है, क्या कि 1973 के अंदर जो है A.N. रॉय को जो चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया जाता है, जबकि वो जो है वो सीनियर नहीं थे और इसके अलावा उनके 3 और सीनियर जजेस थे, लेकिन इनको जो वो एज ए चीफ जस्टिस जो नियुक्त कर दिया जाता है क्योंकि इसमें भी पार्लियामेंट का जो वो रोल होता है। जस्टिस M.H. बेग वॉज अपॉइंटेड
सुपरसेडिंग जस्टिस HR खन्ना, वहीं पर जो वो ऐसा ही केस जो है एक और आता है 75 के अंदर, MH बेग को जो अपॉइंट कर दिया जाता है HR खन्ना की जगह, जबकि सीनियर वो थे। तो कई बार ऐसे कंट्रोवर्शियल जो हो वो केसेस भी सामने आते हैं। अब बात आती है द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग। जो सुप्रीम कोर्ट का जज है या हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको जो वो कैसे अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट की सलाह से इनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन इनको प्रेसिडेंट जो वो किसकी सलाह लेगा, CJI की, CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में आप कह सकते हैं CJI। This matter came up before the Supreme Court. This matter came up before the Supreme Court again and again between 1982 and 1988. तो 1982 और 1988 में ये जो है इस प्रकार के मैटर जो वो देखने को मिले हैं। कोर्ट ने फेल्ट दैट रोल ऑफ द चीफ जस्टिस वाज प्योरली कंसल्टेटिव, कि हाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चीफ जस्टिस का जो रोल होता है वो वाकई काफ़ी कंसल्टेटिव होता है। सो इट टुक द व्यू दैट ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस मस्ट बी फॉलोड बाय द प्रेसिडेंट। इसलिए कोर्ट ने भी ये माना कि हाँ प्रेसिडेंट की सलाह से ही चीफ जस्टिस जो है उनकी जब अपॉइंटमेंट होती है तो उनकी सलाह जो वो ली जानी चाहिए। तो ऐसे में So the Supreme Court has established the principle of collegiality। collegiality का मतलब होता है अभी एक कोलेजियम जो है वो बनाया जाता है जब इनकी अपॉइंटमेंट होती है तब, यानी कि किस प्रकार से कोलेजियम में होता क्या है बेसिकली कि जो भी सीनियर मोस्ट जजेस होता है उनको अपॉइंट किया जाता है, वो एक रिकमेंडेशन देता है सीनियरिटी के आधार पर कि ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के जो वो सारी क्वालिफिकेशंस को पूरा करते हैं। ऐसे में द मोमेंट देयरफॉर इन मैटर अपॉइंटमेंट द डिसीजन ऑफ द ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैरीज ग्रेटर वेट। Thus in matter of appointment to the judiciary, the Supreme Court and the Council of Ministers play an important role। तो ऐसे में हम कहेंगे जहाँ पर हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट की बात करते हैं वहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी कहीं ना कहीं रोल होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमने कहा कि प्रेसिडेंट की सलाह से जो है वो नियुक्त किया जाता है CJI को, तो कहीं ना कहीं वो भी क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव का ही एक पार्ट हो गया। तो पूरी तरह से हम कहेंगे कि इससे इंडिपेंडेंट भी नहीं है जुडिशरी। अब बात आती है रिमूवल ऑफ जजेस। जजेस को हटाने का क्या प्रोसेस है। जजेस को हटाने के लिए हमारे यहाँ CJI को हटाने के लिए जो प्रोसेस वो थोड़ा सा टफ है। हम डायरेक्ट जो किसी भी CJI को नहीं हटा सकते, और इसके लिए अगर मान लीजिए किसी को हटाना भी है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है कोई भी जज, तो उसके लिए पार्लियामेंट के द्वारा 2/3 सदस्य यानी कि मेजोरिटी में जब सदस्य ये लिख के दें, ये प्रोविजन किया जाए कि हाँ ये कैंडिडेट जो हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हो वो काम नहीं कर रहा है, स्पेशल मेजोरिटी में जो वो लिख के दे दे, रिटर्न में दे दे प्रस्ताव, तो उस जज को जो वो हटाया जाएगा। और लेकिन उस जज को कब हटाया जा सकता है, तभी हटाया जा सकता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम ना कर रहा हो, अदरवाइज उसको हटाना जो है वो इतना आसान नहीं है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव का जो है वो रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है उसके रिमूवल के अंदर। अब अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रिमूव ए जज, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया गया है कि 1991 के अंदर जो है हमारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट जो है वो किया गया था। पार्लियामेंट के अंदर एक केस चला था, लेकिन उसको जो मेजोरिटी में पेश नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से वी रामास्वामी जो है एक जज होते हैं, उनके ऊपर जो वो ये केस चला था और चीफ जस्टिस के रूप में उन्होंने काम किया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, और मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड्स के लिए, यानी कि उन्होंने सरकारी सेवाओं का जो वो अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, जिसके लिए उनके ऊपर आरोप लगा था। और 1992 में जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो उनको हटाने का प्रोसेस स्टार्ट भी हुआ था, लेकिन बाद में जो है उनको इससे फ्री कर दिया गया। आरोप भी लगा उनके मिस यूजेस ऑफ ऑफिस के लिए और मोरल टर्प्यूट बाय यूजिंग पब्लिक फंड्स फॉर प्राइवेट पर्पसेस एंड रेकलेस डिसरिगार्ड ऑफ
स्टैट्यूटरी रूल्स, यानी कि उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि उन्होंने सरकारी सेवाओं का गलत इस्तेमाल किया है। रामास्वामी सर्वाइव्ड द पार्लियामेंट्री मोशन रिकमेंडिंग रिमूवल, उनके ऊपर केस चला। ऐसे में द मोशन रिकमेंडिंग हिज रिमूवल गॉट द रिक्वायर्ड 2/3 मेजोरिटी अमंग द पीपल हु वर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जितने जो लोग प्रेजेंट होते हैं उनका 2/3 काउंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी का भी जो 2/3 काउंट कर लेंगे, नहीं, जो पार्लियामेंट में लोग प्रेजेंट होते हैं उनका 2/3 जो है वो जो वोट डालेंगे उसकी काउंटिंग के आधार पर जो वो होता है कि प्रोसेस के अंदर जो वो इतने पार्टिसिपेंट्स जो थे और उसके आधार पर इतनी जो वो मेजोरिटी थी। सो द मोशन कुड नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ 1/2 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो टोटल स्ट्रेंथ जो थी उसका 1/2 भी जो उस दौरान वो लोग नहीं ले पाए, जिसकी वजह से इनका ये जो केस था ये उनको जो है वो फ्री कर दिया गया। अब बात आती है कि स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी में हम देख लेंगे, आपने 8th क्लास में एक ट्रायंगुलर पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर जो है अपेंडिक्स कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक, ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है आपका। सबसे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम रहेगा, इसका डिसीजन, जितने भी डिसीजन दिए गए हैं सारे कोर्ट्स जो भी हैं, इसके लोअर कोर्ट है, हाई है, डिस्ट्रिक्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इनको जो है वो गाइडलाइन देना, ट्रांसफर करना जजेस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ, किसी भी केस को जो वो ट्रांसफर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ट्रांसफर कर सकता है किसी भी केस को वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, यानी कि कोई हाई कोर्ट से जो केस आया था उस केस को ये जो है वो किसी दूसरे हाई कोर्ट में जो वो भेज सकता है। दूसरा आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जैसे कि आपका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, ठीक वैसे ही सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ एक ही है। ठीक है, सिंगल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट एक सिंगल है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो है ये सारे के सारे कोर्ट जो है इसी के अधीनस्थ काम करते हैं। तो हाई कोर्ट का क्या काम रहेगा, अपील लेना, जितनी भी लोअर कोर्ट से आई हैं उनके ऊपर काम करना, इशूज रिट फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स से संबंधित रिट जारी करना भी हाई कोर्ट का काम है, डील करना जो भी केस ज्यूरिडिक्शन ऑफ द स्टेट से जुड़े हुए, यानी कि राज्यों के क्षेत्राधिकार से संबंधित जितने भी केसेस है जो राज्यों के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि उनके इनर स्टेट कोई भी जो है वो डिस्प्यूट है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके ऊपर जो डिसीजन लेना, एक्सरसाइजेज सुपरिटेंडेंट्स एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट, साथ ही साथ इससे बिलो कोर्ट जितने भी हैं उनके ऊपर जो वो उनके सुपरवाइज करना, उनको कंट्रोल करना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो डील करता है जो भी केस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होते हैं, कंसिडर करता है अपील ऑन डिसीजन गिवन बाय लोअर कोर्ट, डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। क्रिमिनल ऑफेंसेस जो भी होते हैं, क्रिमिनल और सिविल, या अपने राइट्स के बारे में, केसेस के बारे में पढ़ा होगा। सिविल के अंदर आपने देखा होगा कि ये जो है बेसिकली रेंट के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, टेनेंट्स के रिगार्डिंग जो वो केसेस होते हैं। इसमें एक आता है क्रिमिनल। क्रिमिनल में जो है बड़े लेवल के जो अपराध होते हैं वो उसके रिगार्डिंग जो भी केसेस होते हैं वो आते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, डकैती हो गया, लूट खसोट, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। सबऑर्डिनेट कोर्ट कंसिडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर, वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट आता है जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का क्या क्षेत्राधिकार है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो काम करता है उसका फंक्शन जो है वो कहाँ तक है। डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल के अंदर क्या आ जाएगा, ये डिस्प्यूट्स को सोल्व करेगा किस किस के बीच में, जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो इश्यूज होंगे वो भी कहाँ किसके द्वारा सोल्व किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट आता है अपीलेट राइट्स। इसके अंदर क्या आ जाएगा, लोअर कोर्ट से जितने भी केसेस जो वो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, वो सारे के सारे सोल्व किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक अपील के क्षेत्र में एडवाइजरी, सलाह के रूप में प्रेसिडेंट को सलाह देने का काम भी करता है इंपॉर्टेंट लॉज के अंदर। साथ ही साथ रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। किसको, रिट आप कब जारी किया जाता है, रिट का मतलब ही क्या होता है कि एक ऑर्डर देना, किसको, अधीनस्थ जो भी कोर्ट हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया है तो उनको रिट जारी करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। और ये हिबिस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोविएशन, रिटोरियरी एंड क्यो वारंटो, ये सारे के सारी 5 प्रकार की रिट हैं जो कि फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई हैं। ये आपने चैप्टर जो 3rd आया था उसमें भी रीड किया था। स्पेशल पावर भी है इसके पास, क्या कि स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसी भी प्रकार का
ग्रांट करना, स्पेशल लीव, किसी भी जो वो अपील जो भी की गई है किसी भी जो वो जजमेंट के अंदर, उसके ऊपर जो वो फिर से केस की सुनवाई करना, जो भी किसी भी कोर्ट के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में गई या किसी भी टेरिटरी के द्वारा, भारत की किसी भी टेरिटरी के द्वारा इंडिया में गई है, उनके ऊपर भी काम करना इसी का काम है। अभी इन्हीं के ऊपर जो वो थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल में जो मैंने अभी समझाया है उसके अंदर वही इसमें बताया गया है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर सेंटर और स्टेट का जो भी इशू होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। यानी कि मान लीजिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट है पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी, और मान लीजिए आपका जो है वो दिल्ली के अंदर जो है आपके काम कर रही है आम आदमी पार्टी, तो इन दोनों के अंदर कोई इशू हो गया तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तहत इस केस को दायर किया जाएगा। रिट जुरिडिक्शन में वही आ जाएगा। आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो आप जो हो डायरेक्ट जहां जा सकते हो, वो कौन सी जगह है, वो सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट में भी इवन आप जा सकते हो। अपीलेट जुरिडिक्शन के अंदर आप क्या देखोगे, जो अभी मैंने पिछले पेज के ऊपर मैंने बताया कि इसके अंदर पर्सन जो वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी भी हाई कोर्ट के डिसीजन से। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। क्रिमिनल केसेस जो रहेंगे, इफ द लोअर कोर्ट हैज sentenced a person to death then an appeal can be made to the high court और सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस था और लोअर कोर्ट ने उसको जो वो मृत्यु की सजा दे दी, तो ऐसे में उसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये अपीलेट जुरिडिक्शन के तहत आ जाएगा। वहीं पर एडवाइजरी जुरिडिक्शन में क्या आ जाएगा, भी आपको सलाह देनी है, ठीक है। और इसमें प्रेसिडेंट को जो वो सलाह दी जाती है पब्लिक इंपोर्टेंस के मामलों में, विच इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस ऑन सच मैटर एंड द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच एज एडवाइस। ऐसे में कोई भी जो वो बाउंड नहीं है। तो ऐसे में एडवाइजरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या होगी, द यूटिलिटी ऑफ इज टू फोल्ड। In the first place, it allows the government to seek legal opinion in a matter of importance before taking action on it. Secondly, the light of the advice of Supreme Court, the government can make suitable changes in its action or legislatures. साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार को भी जो है वो एडवाइस दे सकती है किसी भी प्रकार के कानून में बदलाव करने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 137 जो है वो क्या कहता है, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट। किसी के ऊपर भी, किसी भी जजमेंट के ऊपर रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जा सकता है। वहीं पर आर्टिकल 144 क्या कहता है, जितनी भी अथॉरिटीज हैं, ऑल अथॉरिटीज, सिविल है, जुडिशियल है, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर, शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो सारी की सारी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कामें करेंगी, उसी के अधीनस्थ कामें करेंगी। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, ये आप खुद जो है, मैंने आपको अभी ये सारी की सारी चीजें जो समझाई इनको खुद मैच कीजिए, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आता है जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसको आप एक तरह से PIL भी बोल सकते हैं। न्यायिक सक्रियता जिसको बोला जाता है। न्यायिक सक्रियता का सक्रिय होना भी किसी भी काम में एक्टिव होना, ठीक है, न्यायिक, न्याय के आधार पर। तो सीधी सी बात, इसका अर्थ ये है। तो आपने ये जरूर सुना होगा, मैनी पीपल थिंक दैट दीज टू थिंग्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशियरी एंड मेड इट मोर पीपल फ्रेंडली। कई लोगों का ये मानना है जब से ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया है तब से जो वो जुडिशरी और भी ज़्यादा जो वो लोगों के साथ जो वो फ्रेंडली हुई है। इट मीन्स और भी ज़्यादा जो है लोग इसके साथ अटैच्ड हुए हैं। तो ऐसे में द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जुडिशियल एक्टिविटीज़म हैज़ फ्लरिश्ड इन इंडिया इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सोशल एक्शन लिटिगेशन। इसको बड़े लेवल पर अगर देखा जाए तो जुडिशियल एक्टिविटीज़म के तहत जो है वो इसका विकास हुआ PIL के तहत और सोशल एक्शन लिटिगेशन के तहत, जिसको SAL बोला जाता है। अब ये क्या है, PIL क्या है और SAL क्या है, तो इनमें क्या अंतर है, बेसिकली इसमें ये बताया गया है। तो ए पर्सन हुज राइट्स हैव बीन वायलेटेड, मान लीजिए कोई भी पर्सन है, उसका जो है वो पर्सनली उसको जो वो नुकसान हुआ है, वॉयलेट हुआ है, वो उसके राइट्स वॉयलेट हुए हैं, कोई भी डिस्प्यूट है, कुड मूव द कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो जा सकता है बिल्कुल कोर्ट के पास। दिस कंसेप्ट अंडरवेंट ए चेंज अराउंड 1979। 1979 में इसमें कुछ बदलाव आया। क्या? कोर्ट सेट द ट्रेंड व्हेन इट डिसाइडेड टू हियर ए केस वेयर द केस वाज फाइल्ड नॉट बाय द एग्रीवेटेड पर्सन बट बाय अदर्स ऑन देयर बिहाफ।
यानी कि 1979 में क्या बदलाव कर दिया गया, पहले जिस व्यक्ति के राइट वायलेट हुए हैं वही जा सकता था कोर्ट में, लेकिन 1979 में क्या चेंज कर दिया गया कि मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी उसका शुभ चिंतक है, वो भी उसके राइट को लेकर जो वो PIL जो है वो लगा सकता है कोर्ट में और उसके राइट्स को वायलेट होने से बचा सकता है। तो इस प्रकार से अराउंड द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो टुक अप द केस अबाउट राइट्स और ऑफ प्रिजनर्स। इसी समय ऐसा नहीं है कि कोई प्रिजनर है, कोई कैदी है तो उसका कोई राइट ही नहीं होगा, नहीं, उसके राइट्स के ऊपर भी जो वो सुप्रीम कोर्ट काम करता है, यानी कि उनके भी राइट्स जो हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं। This opened the gates for large number of cases where public spirited citizens and voluntary organizations sought judicial interventions for protection of existing rights, betterment of life conditions of the poor। और इस राइट के आने की वजह से बेटर तरीके से जो वो कंडीशन सुधरी है गरीबों की, साथ ही साथ जो वो अदर जो इश्यूज हैं फंडामेंटल राइट्स के गरीबों के, उनमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी हुआ है कि अन्य जो इश्यूज हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को लेकर है या फिर अदर इश्यूज हैं पब्लिक वेलफेयर से रिलेवेंट, उनमें कहीं ना कहीं जो है वो कमी आई है। क्यों? PIL हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हीकल ऑफ जुडिशियल एक्टिविटीज़म। आज ये एक महत्वपूर्ण जो वो मुद्दा बन चुका है। कुछ अर्ली PIL के बारे में बात कर लेते हैं। ये 1979 का केस है। यहाँ पर न्यूज़पेपर ने जो एक रिपोर्ट पब्लिश की थी अंडर ट्रायल्स के दौरान। इसके अंदर कुछ कैदी थे बिहार के जो लंबे सालों से जेल में रह रहे थे। अब ऐसे में they would have spent if they had been punished for the offenses for which they were arrested। जिस भी अपराध के तहत उनको अरेस्ट किया गया था तो उनके लिए उनको सजा मिली थी। दिस रिपोर्ट प्रमोटेड एन एडवोकेट टू फाइल ए पटिशन। ऐसे में एक एडवोकेट ने पटिशन लगा दी। सुप्रीम कोर्ट हियर दिस केस, उसने ये केस सुना। इट बिकेम फेमस ऑन एज ए वन ऑफ द अर्ली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये एक फेमस केस बना। दिस वॉज द हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार केस, उसके द्वारा ये किया गया था और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा था, तो इसलिए उस नाम से फेमस हुआ। वहीं 80 के अंदर जो है एक पर्सन इनमेट ऑफ द तिहाड़ जेल, एक पर्सन होता है तिहाड़ जेल के अंदर जो हो स्क्रिबल्ड पीस ऑफ पेपर टू जस्टिस कृष्णा आयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नरेटिंग फिजिकल टॉर्चर ऑफ द प्रिजनर्स। उसने एक वहाँ पर PIL लगाई और उसने कहा कि तिहाड़ जेल के अंदर जो वो कैदियों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार हो रहा है। जज गॉट इट कन्वर्टेड इनटू ए पटिशन। ऐसे में जज ने जो है इसको कन्वर्ट कर दिया पटिशन के रूप में थ्रू लेटर, और उसके बाद कोर्ट ने जो वो छोड़ दिया। अबेंडेंड द प्रैक्टिस ऑफ कंसिडरिंग लेटर्स। दिस केस नोन एज सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 also became one of the pioneer of public interest litigation। तो ये भी काफ़ी फेमस हुआ है। यानी इन दोनों केसों से हमें ये पता चलता है कि भी जिसके भी राइट वायलेट हुए हैं उनके खिलाफ कोई और भी जो वो कोई इंस्टीट्यूशन, कोई जो वो न्यूज़पेपर है कोई लॉयर, कोई अदर पर्सन भी जो उनके खिलाफ जो आवाज़ें उठा सकता है। तो इस प्रकार से, लेकिन जैसे जैसे अब PIL का काम बढ़ा वैसे ही कोर्ट का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब क्लीन एयर को लेकर, पोल्यूटेड वाटर है, डिसेंट लिविंग सिस्टम है, ये सारे के सारे जो राइट्स हैं फॉर द एंटायर सोसाइटी के लिए हैं, जो कि सो इट वॉज फेल्ड बाय द कोर्ट दैट इंडिविजुअल्स एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी मस्ट हैव द राइट टू सीक जस्टिस वेयर सच राइट्स वर वायलेटेड। तो कहीं ना कहीं इन के ऊपर भी जो है वो काम करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये भी पूरी तरह से पर्सन्स के लाइफ से जुड़े हुए हैं। दूसरे जो बात रही PIL और जुडिशियल एक्टिविटीज़म की, वो 1980s का जो पीरियड रहा उसके बाद जुडिशरी हैज ऑल्सो शोन रेडीनेस टू टेक इनटू कंसिडरेशन राइट्स ऑफ दोज सेक्शंस हु cannot easily approach the courts for this purpose. The judiciary allowed public spirited citizens, social organizations and lawyers to file petitions on behalf of the needy and the deprived। जिनको ज़रूरत है उनके बिहाफ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी लॉयर जो वो फाइल जो वो लगा सकता है। तो ये हमने पढ़ा। जुडिशियल एक्टिविटीज़म में had manifold impact on the political system. It has democratized the judicial system by giving not just to individuals but also groups access to the courts. It has forced executive accountability
तो इन्होंने एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को जो फोर्स किया है। इट हैज़ ऑल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू मेक द इलेक्ट्रोल सिस्टम मच मोर फ्री एंड फेयर। इलेक्ट्रोल सिस्टम को भी ज़्यादा फ्री और फेयर किया गया है ताकि स्मूथली सारे काम हो सके। द कोर्ट आस्क्ड कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू फाइल एफिडेविट इंडिकेटिंग देयर केसेस एंड इनकम अलोंग विद। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट ने जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसको जो अपनी सारी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो भी रिसोर्सेज उसके पास है, वो सारे का सारा जो एफिडेविट के रूप में लिख के जो वो देना होता है। देयर इज हाउएवर ए नेगेटिव साइड टू द लार्ज नंबर ऑफ PIL जहाँ पर बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमने देखे, वहीं पर इसके कुछ नेगेटिव जो है वो एस्पेक्ट्स भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से एक तो कोर्ट के ऊपर ओवरबर्डन बढ़ गया है, साथ ही साथ इसकी वजह से जो वो बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है वो जो कि पूरी तरह जुडिशरी के साथ वन हैंड जो वो काम कर रहे थे, अब पूरी तरह से एक गैप जो है वो बनता जा रहा है दोनों के बीच में। कोर्ट हैज़ बीन इन्वॉल्व इन रिजॉल्विंग क्वेश्चंस विच बिलोंग टू द एग्जीक्यूटिव, और साथ ही साथ जो कोर्ट है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हुआ है रिजॉल्व करने में क्वेश्चंस जो जुड़े हुए थे एग्जीक्यूटिव के साथ। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है और यू आर द जज, मान लीजिए आप जो है वो एज ए जज हैं, तो PIL जो है वो आती है तो उस दौरान आपका क्या उसके ऊपर रिस्पॉन्स रहता है। ए ग्रुप ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम ए सिटी हैव अप्रोच्ड द कोर्ट थ्रू ए PIL आस्किंग फॉर एन ऑर्डर टू द सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटीज टू रिमूव slums and beautify the city in order to attract investors to this city. They argue that this is in the public interest, और उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये पब्लिक इंटरेस्ट है। यानी कि सारा का सारा मसला क्या है, नागरिकों का एक समूह जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय जाकर प्रार्थना कर सकता है। वो शहर की नगर पालिका के अधिकारियों की झुग्गी झोपड़ियों हटाने, शहर को सुंदर बनाने का काम है करने के लिए आदेश दे, ताकि शहर में कोई भी जो है वो अपनी पूंजी निवेश करे, करने वालों को उनको आकर्षित करे। उनका तर्क ये था कि ऐसा करना जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है। ऐसे में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का जो है पक्ष ये था कि ऐसे करने पर उनके जीवन का अधिकार जो है वो छिन जाएगा। उनका तर्क था कि उनका मानना ये था कि जनहित के लिए साफ सुथरे शहर के अधिकार से ज़्यादा जीवन के अधिकार का जो है वो महत्व ज़्यादा है। तो ऐसे में यदि मान लीजिए आप एक जज हैं तो एक निर्णय लिखें और तय करें कि जनहित याचिका में जनहित का मुद्दा है या नहीं, यानी कि आप जनहित को पहले लेंगे या फिर किसी के राइट को पहले लेंगे। अगर आप एक जज हो तो आप क्या करेंगे, इसमें बेसिकली यही करना है। तो इस पर आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं। जुडिशियरी एंड राइट्स की बात कर लेते हैं हम, किस प्रकार से जुडिशियरी एंड राइट्स जो हो यानी कि अधिकार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला कि ये अनेक रिट, यानी कि जो कोर्ट है वो अनेक रिट जारी करता है, चाहे वो बंदी प्रत्यक्षीकरण को लेकर रिट हो, हेबियस कॉर्पस, ये 5 रिट जो थे इनको लेकर जो वो रिट जारी करता है। तो अधिकार और न्यायपालिका बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट जो वो डिक्लेयर करता है द कंसर्न लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोई भी लॉ जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देना, ये भी जो है वो कोर्ट का काम है। एंड टुगेदर दीज टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को हम कह सकते हैं एक सेफ गार्ड है, किसके लिए, हमारे लिए, ठीक है। तो सेफ गार्ड का काम करता है। इवन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए भी उसको भी जो मेंटेन करना, उसको एज इट इज रखना, उसके रूल्स को रेगुलेशन को उनको लागू करवाना, ये भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। अब एक और टॉपिक आता है आपका जिसका नाम है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में होता क्या है, जिसको आप कह सकते हो कि जुडिशियल रिव्यू है क्या। जुडिशियल रिव्यू में देखो बेटा सीधी सी बात है कि है क्या। जुडिशियल रिव्यू में न्यायिक पुनर्निरीक्षण, न्यायिक पुनर्निरीक्षण में बिल्कुल मैं साधारण शब्दों में अगर मैं बताऊं, मान लीजिए कोई डिसीजन है जो किसी हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया। अब हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा सकता है, ये हमने पढ़ा। तो ऐसे में कोई भी केस आ गया, ठीक है, उस केस के ऊपर जो भी केस चल रहा था उसमें क्या निर्णय लिया गया, डिसीजन क्या रहा, उसके ऊपर दोबारा से जो इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी को जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है और उसमें फैसला भी बदला जा सकता है।
So we saw in the section on jurisdiction of the Supreme Court in the cases of federal relation 2, the Supreme Court can use the review powers if a law is inconsistent with the distribution of power laid down by the Constitution. अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो बताया गया है लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जो वो दोबारा से रिव्यू कर सकता है। तो ये भी अधिकार जो वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सो द रिट पावर एंड द रिव्यू पावर ऑफ द कोर्ट मेक जुडिशरी वेरी पावरफुल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर है जुडिशरी के पास। पर्टिकुलरली द रिव्यू पावर मीन्स दैट द जुडिशियल कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। हम कह सकते हैं जुडिशरी जो वो इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। मैनी पीपल थिंक दैट दिस फीचर एनेबल द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवली एंड also to protect the rights to citizen. The practice of entertaining PIL has further added to the powers of the judiciary in protecting right of सिटीजन्स। तो ऐसे में हम कह सकते हैं बिल्कुल कि आगे चलकर PIL ने जो है वाकई ही जुडिशरी के अंदर जो है वो जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है राइट्स को सिटीजन्स के, और PIL जो है इस काम में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल जो वो अदा कर रही है। यहाँ पर जुडिशरी एंड पार्लियामेंट की बात करेंगे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर पीछे दे रखा है कि राइट्स को प्रोटेक्ट करने में वाकई ही जुडिशरी ने अपना एक इम्पोर्टेंट रोल जो वो अदा किया है। चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, किसी भी प्रकार का अगर वायलेंस किसी के भी खिलाफ हुई है, चाहे वो वर्किंग कंडीशन को लेकर रही हो या फिर कैदियों के साथ रहा है या फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है वीमेन का, तो इन सब के ऊपर जो वो जुडिशियल एक्टिविटीज़म के तहत जो है ये पॉसिबल हो पाया है कि इस वायलेशन को रोका गया है। नेक्स्ट आता है जुडिशियली और पार्लियामेंट किस प्रकार से जो वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने ये पहले भी पढ़ा था कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हो पूरी तरह से जो वो उनका रोल होता है चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने में, हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट की सलाह जो वो ली जाती है। तो देयर आर मैनी अदर इंस्टेंसेस जिनमें द सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय गिविंग डायरेक्शन टू एग्जीक्यूटिव एजेंसीज। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर जो है डायरेक्शंस टू एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को दी जाती हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली जो वो अपना जो वो रोल अदा करता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमारे सामने देखने को मिलते हैं, चाहे हवाला केस है, नरसिम्हा रॉय केस है, इलीगल अटोनमेंट है, पेट्रोल के जो एरियाज हैं उनके अलॉटमेंट को लेकर रहा है। तो इन सब के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इन्वॉल्वमेंट दी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो ये डेलीगेट प्रिंसिपल और लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेज, यानी कि चेक एंड बैलेंसेज के पावर के ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वो पूरी तरह से लिमिटेड है। इसका मतलब क्या है, ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज क्लियर एरिया ऑफ फंक्शनिंग। इसका मतलब क्या है, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आपकी जुडिशरी, ईच ऑर्गन जो है इसका अपना एक सेपरेट फंक्शन है। सभी इंडिपेंडेंटली अपने अपने जो क्राइटेरिया है उसके अंदर काम करते हैं। ऐसे में डिस्पाइट सच क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, इतना क्लियर कट डिवीजन होने के बाद भी पावर का, उसके बावजूद जो है वो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है पार्लियामेंट और जुडिशरी के अंदर। वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द डिफरेंसेस दैट अमर्ज्ड बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी ओवर राइट टू प्रॉपर्टी एंड द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स रिकैप्चुलेट दैट ब्रीफली। चलिए इसको देखते हैं कैसे कि कई बार पार्लियामेंट के बीच में और सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी के बीच में जो वो कंट्रोवर्सीज हुई हैं, क्राइसिस हुए हैं पावर को लेकर। जैसे कि कुछ इश्यूज हैं जो कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो स्कोप है वो क्या रहेगा, इसको लेकर जो वो कंट्रोवर्सी रही पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में। जुडिशरी के अलग व्यूज थे इसके ऊपर और पार्लियामेंट के अलग थे। 1973 के अंदर केशवानंद भारती केस जो रहा वो इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। साथ ही साथ व्हाट इज द स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट्स पावर टू कर्टेल, अब्रीज और अब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट जो किस प्रकार से वो कब किस स्तर पर जो फंडामेंटल राइट्स को रोक सकती है, उसका क्षेत्र क्या रहेगा, स्कोप क्या रहेगा पार्लियामेंट की पावर का कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में। साथ ही साथ कैन द पार्लियामेंट मेक लॉज दैट अब्रीज फंडामेंटल राइट्स व्हाइल एनफोर्सिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्या पार्लियामेंट ऐसे कानून बना सकती है जो कि अब्रीज करते हैं फंडामेंटल राइट्स को जब भी उनको अनफोर्स किया जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, तो ऐसे में उनका क्या रोल है। तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट जैसे मैंने 1967 और 73 का जो है केस आया उसमें भी लैंड रिफॉर्म्स को लेकर जो पार्लियामेंट और आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वो इश्यूज
क्रिएट हुए। वहीं पर 97 के अंदर जो है वो लेजिस्लेचर के अंदर जो वो होता है केशवानंद भारती जो केस रहा, उसमें पार्लियामेंट जो है को जुडिशरी द्वारा बोला गया कि नहीं, पार्लियामेंट किसी भी प्रकार से जो वो कानूनों के अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकती जो कि व्यक्ति के फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कभी 1976 से पहले फंडामेंटल राइट ही होता था। 42 अमेंडमेंट के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा जो है इसको हटा दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी दोनों के बीच में जो वो इशू क्रिएट हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। किस किस के बीच में? सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में। नेक्स्ट हमारा आता है some issues still remain a bond of contains between the two कैन द जुडिशरी इंटरवेंस इन द रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर दो कॉन्फ्लिक्ट स्टिल आज भी बने हुए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट जो लेजिस्लेचर के फंक्शन के अंदर जो वो इंटरफेयर कर सकता है, या फिर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू गवर्न इटसेल्फ एंड रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। क्या पार्लियामेंट को ये आज़ादी है कि वो अपना खुद जो है उसके पास ये पावर है कि वो खुद को गवर्न करें अपने हिसाब से, जो भी इसके मेंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके बिहेव के अकॉर्डिंग। सो द लेजिस्लेचर can punish a person who the legislature holds guilty of breaching privileges of the legislature। सो इस प्रकार से हमने देखा है कि दोनों के बीच में, यानी कि किस किस के बीच में, आपके पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बीच में जो हमें बहुत सारे इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स जो वो देखने को मिले हैं। सो कंक्लूजन आ गया है यहाँ पर। तो ओवरऑल हमने इस चैप्टर के अंदर देखा कि इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड द रोल ऑफ जुडिशरी इन आर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर जुडिशरी का क्या रोल होता है, किस प्रकार से वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, और जो हमारे जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती हैं, उनको हटाया कैसे जा सकता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या कभी जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, और अगर हुए हैं तो किन मुद्दों को लेकर हुए हैं। तो ये सारा कुछ जो हमने डिस्कस किया। सो थैंक यू। ये आज हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा। थैंक्स अगेन।